Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि टीजीटी और पीजीटी का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ, ठीक है, और उसके बाद में हमें फिजिकल एजुकेशन की आंसर की भी प्राप्त हुई, ठीक है। अभी आंसर की में कई सारे क्वेश्चंस जो है वो गलत थे, ठीक है। अभी हम क्या बात करेंगे, फाइनल आंसर की बात करेंगे, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है आफ्टर डिस्कशन जो है वो एनालाइज किए गए और फाइनलाइज किए गए कि ये आंसर जो है वो मतलब करेक्ट है। तो यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का पेपर हम जो है वो सॉल्व करेंगे फाइनल आंसर की के साथ, ठीक है, फाइनल करेक्ट आंसर की के साथ, राइट। चलिए बेहतरीन। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर रिव्यू भी पड़े थे और जो क्वेश्चन जो है वो एकदम से गलत है। हम देखेंगे उनको वो कौन कौन से क्वेश्चन थे, ठीक है। द वर्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज रिलेटेड टू। अभी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर देखिए आप, ये वर्ड यहाँ पे ग्रीन स्टिक दे दिया है उसने, फ्रैक्चर नहीं यूज दिया, ठीक है। तो ग्रीन स्टिक क्या है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं है। दूसरा आपका ड्रग से रिलेटेड भी नहीं है, पॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। आंसर क्या है इसमें, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा एकदम, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं, बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी मौजूद है, बी, ठीक, बढ़िया। बाकी ए डी ई और के क्या होती हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं। बी और सी आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं। तो इस आंसर में दूसरे का आंसर क्या हमारा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो कौन सी ईयर में फॉर्म की गई थी, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब फॉर्म की गई थी, 1894 में, ठीक। और पहला ओलंपिक गेम आपसे पूछ लेता है तो 1896, ठीक है, 1896, ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फिलोसफिकल रिसर्च इज नोन एज, जो रिसर्च है, जो दार्शनिक शोध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो फिलोसफिकल रिसर्च जो है वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्यों होती है, कि ये संकल्पनात्मक शोध है, मतलब ये आपकी इन डेप्थ नॉलेज से शुरू करती है, ठीक है। और हम जो है वो प्रोग्रेसिव मैनर में बढ़ते चले जाते हैं, मतलब रियलिटी को खोजने की कोशिश करते हैं हम, फंडामेंटल और बेसिक थिंग्स को खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे आप ये भी क्वेश्चन कह सकते हैं कि जैसे हम मूल तत्वों को जानने की कोशिश करते रहते हैं, राइट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। which of the following is health related fitness component? If we will talk about the fitness component, there are two type of fitness components are available in physical education. First is skill related component और second one is that health related fitness component, ठीक है। अब हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट की बात करें तो उसमें कौन से आते हैं, मस्कुलर एंडोरेंस, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, और वो क्या नाम है आपकी बॉडी कंपोजिशन और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें से सिर्फ यहाँ पे कौन सा वाला अवेलेबल है, ये अवेलेबल है आपकी मस्कुलर एंडोरेंस, ठीक है। तो यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें से अगर आपको हेल्थ रिलेटेड की जगह अगर स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट याद करने हो तो आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, उसमें ए बी सी पी एस और आर। अच्छा अभी ये है क्या, ए स्टैंड फॉर एजिलिटी, बी स्टैंड फॉर बैलेंस, सी स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन, पी स्टैंड फॉर पावर, एस स्टैंड फॉर स्पीड और आर स्टैंड फॉर रिएक्शन टाइम। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे स्किल रिलेटेड कंपोनेंट, ठीक है। ये बात समझ में आती है आपको, चलिए बढ़िया आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है जो वृद्धि के नमूने को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल करने की बात हो रही है, पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो ये क्या है, जीन से हम पैटर्न ऑफ ग्रोथ जो है वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। पैटर्न ऑफ ग्रोथ की बात हो रही है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती कि कैरेक्टरिस्टिक्स किससे पता लगाते हैं, तो आपके किससे पता लगाएंगे, क्रोमोसोम से, ठीक है। कि आपके क्रोमोसोम जो हैं वो डिसाइड करते हैं, जैसे 48 जो है वो क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं, ठीक है। 46 पेयर इसमें होते हैं, 22 पेयर मतलब ईच उससे लिए जाते हैं, ठीक। बाकी एक पेयर जो होता है वो निर्धारण करता है कि किस तरह से आपका जेंडर डिफाइन होगा, ठीक है। बाकी सेल के बारे में आप जानते हैं, फंडामेंटल यूनिट है,
ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जानते होंगे, ये इसको पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, बढ़िया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका है बी। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंट्रोल सेंटर ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेस। अच्छा, रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है वो किसमें, मेडुला ऑब्लंगेटा इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, बढ़िया। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विल बी मोर। अभी देखो, आप इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी देखोगे, इनर्शिया का आप लॉ देखो, तो ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है उस पर ये डिपेंड करती है। F=ma के फॉर्मूला से देख लीजिए, या फिर mg के फॉर्मूला से आप देख लेंगे। ma की जगह आप mg भी यूज कर सकते हैं। देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी while the weight of object are being considered. Okay, so A answer will be the correct one. Nice. Next question is that the theory of insight learning. If you will talk about the theory of insight learning, the proponent of theory of insight learning is Kohler. अभी इसका आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, उसमें थोरनडाइक इसका आंसर दे दिया है। ठीक है, तो अगर ये आंसर जो है वो कोलर ही करेक्ट आंसर है, जिसका आंसर कोलर करेक्ट है, तो आप लोग इस आंसर को अपना मार्क कर लें, और जो हमारी अथॉरिटी है वो भी इसको कंसीडर करने वाली। ठीक है, बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ मसल्स। इनमें से मसल जो है वो इसका रोल नहीं है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, जिससे आपके जो और टॉपिक हैं वो भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, एगोनिस्ट की बात करेंगे। एगोनिस्ट क्या होती है, एगोनिस्ट होती है एक तरह से सपोर्टिंग मूवमेंट फोर्स इसको कह सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड द एयर इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो क्या होगा, आपको चलने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होता है क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और आप किसी साइकिल को पकड़ के दौड़िए उसी साइड में, तो आपको आसानी हो जाती है ना। तो दोज काइंड ऑफ सपोर्ट गिवन बाय अ पर्टिकुलर मसल ग्रुप टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, तो उसको करने में जो हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो होते क्या है, जब एक मसल ग्रुप, ये ग्रुप में काम करते हैं। ठीक है, जब एक मसल ग्रुप जो है वो एगोनिस्ट का काम कर रहा होगा, तो दूसरा उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, एंटागोनिस्ट का काम करेगा। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर रहे हैं, किसका, अपने हैंड का। ठीक है, फ्रॉम कहां से, आपका एज ए फल्क्रम कंसीडर कर लीजिए अपनी एल्बो को, और एल्बो से आप जो है फ्लैक्स करिए अपने हाथ को। जैसे ही कुछ इस तरह से देखिए, ये आपने हाथ लिया और इसको आप इस तरह से फ्लक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लेक्शन के टाइम में एगोनिस्ट मसल का काम कौन करेगी, आपकी बाइसेप्स, और एंटागोनिस्ट की काम कौन करेगा, आपका ट्राइसेप। राइट, अब इसका अपोजिट कर दीजिए आप। अपोजिट में क्या होगा, अभी आप जो फ्लेक्शन कर रहे थे अपने लोअर हैंड का, उसको आप एक्सटेंशन करिए। एक्सटेंशन के केस में क्या हो जाएगा, जो बाइसेप आपका एगोनिस्ट का काम कर रही थी, नाउ इट विल वर्क लाइक ए एंटागोनिस्ट, एंड ट्राइसेप विल वर्क जस्ट लाइक ए एगोनिस्ट। ठीक है, न्यूट्रलाइजर का काम ये होता है कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों का जो वर्क है, जैसे हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज उस टाइम पे करेंगे, तो ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का तो काम बंद हो गया वहां पे, क्योंकि ना ही आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी को, ना ही आप अपोज कर रहे हैं, तो काम क्या हो रहा है उसका, न्यूट्रलाइजर का काम वहां पे होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, which will be the struggle distance of second lane team in 4x400 मीटर रिले रेस। अब आप देखिए इसमें ये जो आंसर की आपकी आई है, उस आंसर की में भी ये गलत था, इस पे ऑब्जेक्शन भी पड़ा हुआ है, और ये आंसर जो है राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर है इसका 7.04। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप फर्स्ट लेन की बात करते हैं तो फर्स्ट लेन में कोई भी स्टैगर नहीं लगता, तो फर्स्ट लेन का 0 हो जाता है। तो सेकंड लेन में जो स्टैगर लगेगा वो किस पे लगता है, 7.04 मीटर पे। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर की आई है उसमें आंसर क्या है आपका, इसका आंसर जो है वो सी करेक्ट है, लेकिन सी एक्चुअल में आंसर इसका करेक्ट नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ए। तो हम इसके आंसर जो है ए के साथ जाएंगे। अब हम मूव करेंगे आगे, मिडिल 50% स्कोर। अब देखिए 50% के स्कोर को मिडिल कर दीजिए आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फिगर आपको दिख रहा है, राइट, बढ़िया। अभी देखिए आप क्या करिए, ये कर्व खींच लिया आपने, अभी आप मिडिल स्कोर निकालिए, तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन स्कोर ये हो गया। अब मीन स्कोर को फिर दोबारा से आप हाफ हाफ में डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्वाड्रेटिक डेविएशन नहीं हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका,
क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका नहीं आंसर होगा, मीन डेविएशन इसका आंसर नहीं होगा, और लीस्ट डेविएशन भी इसका आंसर नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। बढ़िया। विच इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, इनमें से कौन सा है जो संभाव्यता प्रतिचयन विधि नहीं है, ठीक है। आप इसको गौर से देखिए, ये क्या कह रहा है, नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सी होती है, जिसमें क्या हो, प्रोबेबिलिटी नहीं लगा, अनुमानित नहीं हो, ठीक है, अनुमानित नहीं हो, क्या हो, फिक्स्ड हो। मतलब इसमें जो चीजें हैं वो रिसर्चर है वो कंट्रोल कर रहा है चीजों को। कैसे, देखिए, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, यहाँ क्या होता है, रैंडमली हम किसी चीज को उठा लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम एक स्ट्रेटा बनाते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या करते हैं, हम पूरी पॉपुलेशन को एक स्ट्रेटा में डिवाइड कर लीजिए आप, ठीक है। चाहे वो इस तरह से स्ट्रेटा बना लीजिए, आप वर्टिकल स्ट्रेटा भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह के स्ट्रेटा बना लिया, और किसी एक स्ट्रेटा में से कहीं से भी, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर स्ट्रेटा आर सेम एज टू अदर वन, राइट। देन व्हाट विल वी डू, we will do one thing, we will pick out a single object from a strata that will be our sample, right। तो हमने यहाँ से सैंपल उठा लिया। अब जब रैंडमली सैंपलिंग उठाया तो रैंडम सैंपलिंग जो होती है वो किस में होती है, वो प्रोबेबिलिटी में आती है, ठीक है। नॉन रैंडम जो होती है वो प्रोबेबिलिटी में नहीं आती, वो नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। तो इसमें जो कन्वीनियंस सैंपलिंग है, कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या करता है, जो रिसर्चर होता है वो अपने हिसाब से सैंपलिंग करता है, वो जिसे चाहे छोड़ दे, जिसे चाहे ले ले, ठीक है। लेकिन इस जिसे चाहे छोड़ दे जिसे चाहे लेने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर दे, देयर इज ए प्रोसीजर, ठीक है। बट उसके पास फैसिलिटी होती है कि वो कुछ एक चीजों को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, राइट। तो देखिए, इसमें सिस्टमैटिक जो सैंपलिंग है वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो जाएगी। क्रिस्टल सैंपलिंग है आपकी, जो क्लस्टर सैंपलिंग, वो भी आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी। और इसमें एक सैंपलिंग और आती है, कोटा सैंपलिंग, ठीक है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कोटा सैंपलिंग के साथ में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कोटा सैंपलिंग क्या है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है मेरे प्यारे बच्चों, स्नोबॉल सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग। तो ये सारी की सारी सैंपलिंग क्या है, आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें से क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कन्वीनियंस। आंसर आपका सी हो जाएगा। सी आंसर के साथ लॉक करके हम लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। टर्निंग द पाम फॉरवर्ड और अपवर्ड। देखिए, मैंने पहले भी आपको इस जो क्लास ली थी तो ये बात बताया था कि अगर सूरज की तरफ आप अपनी पाम कर देंगे तो सुपाइनेशन, सन मीन्स सूरज, सन मीन्स सुपाइनेशन, ठीक है। तो सूरज की तरफ आपने कर दी इसमें तो सुपाइनेशन, ठीक है। झट से आपका आंसर हो गया, ठीक है, बढ़िया। एक्सर्शन का मतलब होता है कि किसी पे कोई फोर्स वगैरह आप डाल रहे हो। प्रोनेशन का मतलब होता है कि आप अपनी पाम को टर्न कर रहे हो, कहाँ, अर्थ की तरफ, पांव की तरफ, अपने पांव की तरफ आप टर्न कर दीजिए पाम को, तो क्या हो जाएगा, प्रोनेशन। सूरज की तरफ कर दीजिए पाम, सुपाइनेशन, ठीक है। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, इन्वर्जन इवर्जन दो टर्म है, जहां हम क्या करते हैं, जो हमारा पैर है, पैर के सबसे निचले पार्ट को अंदर की तरफ करेंगे इन्वर्जन, बाहर की तरफ कर दोगे इवर्जन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, बढ़िया। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द टोटल नंबर ऑफ मैचेस बिटवीन 8 टीम्स बाय द साइक्लिक मेथड। अभी देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने गलत किया, ठीक है। जब आप साइक्लिक मेथड में जा रहे हो तो साइक्लिक मेथड में कैसे निकालेंगे आप इसका आंसर, 8 टीम है तो किस तरह से निकालोगे आप, हाँ। चलिए चलिए, आप कमेंट बॉक्स में इसको करके बताइए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। राइट आंसर कुल मिला के आएगा इसका क्या है, वो 28 है, ठीक है। कितना है, 28, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बस बस n(n-1) लगा दीजिए, n(n-1/2), तो कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई इसको 2 कर दीजिए। अच्छा, आप लोगों ने करा ही लिया मुझसे आंसर ये, चलिए बढ़िया, 28 आंसर हो गया। चलती है, अगले चलते हैं। एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर परफॉर्मिंग द परफेक्ट स्पोर्ट मूवमेंट।
अभी देखिए दो चीज यहाँ पे थोड़ी सी गौर देने वाली है। एक चीज है क्या, डिफरेंट पार्ट, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है परफॉर्मिंग अ परफेक्ट स्पोर्ट मूवमेंट, राइट। तो ये किसके अंदर आता है, ये कपलिंग एबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है। इसकी 6 पार्ट हैं एबिलिटीज के, वो 6 पार्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें एक कपलिंग एबिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है। और कपलिंग एबिलिटी में आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको डील करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द नेम ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल का डिजीज क्या होती है, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू आपको फैलती है, ठीक है। तो यहाँ हैंसन डिजीज का नाम दिया हुआ, और ये पहले भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आई होप दैट कि आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे तो लेप्रोसी आपको आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये तो बताने की चीज ही नहीं है, सब एकदम इजी है, स्विट्जरलैंड इसका आंसर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अगर देखेंगे आप, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। अब ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन था और आपने इसका आंसर जो है वो गलत कर दिया, ठीक है। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट ने आंसर क्या लगाया, पेरिकार्डियम, लेकिन इसका पेरिकार्डियम आंसर होगा नहीं, क्योंकि पेरिकार्डियम की भी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको बोलते हैं हम एपिकार्डियम, ठीक है। तो इसी वजह से उसने ये क्वेश्चन जो है वो दिया था अभी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे ये लेयर कितनी हो जाएगी, एपिकार्डियम बाहर वाली, बीच वाली मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या हो जाएगी, सबसे अंदर की लेयर। आंसर नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज जो है वो सही नहीं है। विच फिलोसफी कंसिडर द एक्सपीरियंस एज द की ऑफ द लाइफ। देखिए फिजिकल एजुकेशन में अगर आप किसी भी फिलोसफी की बात करेंगे तो प्रैग्मेटिज्म का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म करती क्या है, ये की ऑफ लाइफ किसके बेसिस पे करती है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग के प्रोसेस को भी ये फॉलो करती है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइड्रोथेरेपी। अब देखें आप, वो थेरेपी जिसमें पानी का यूज हो, हाइड्रोथेरेपी हो गई आपकी। देखिए क्रायोथेरेपी, अब परेशान हो जाते हैं लड़के इसमें कि क्रायोथेरेपी तो आइस से रिलेटेड है, तो आइस भी तो पानी से बनती है भाई, क्रायोथेरेपी। हालांकि अगर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि अगर आप किसी भी प्लेयर को चोट लगती है, ठीक है, और मीन्स ऑफ जो आपकी अवेलेबिलिटी है, वो थेरेपी कौन सी आप यूज कर सकते हैं वहां पे, तो आप क्रायोथेरेपी यूज कर पाएंगे। क्यों, आपके पास आइस पैक होगा, आइस पैक लीजिए आप वहां पर, उसको आइसिंग कीजिए, ठीक है। और प्राइस का रूल भी यही कहता है, ठीक, बढ़िया। तो इसमें क्या हो जाएगी, बैक्स थेरेपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायर पूल क्या करते हैं, एक पानी का टब होता है, एक पर्टिकुलर सेटअप होता है जिसमें क्या करते हैं हम, घूमता हुआ पानी, वायर पूल मतलब जैसे बनते हैं ना, उसमें गोल गोल जैसे पानी कभी चलता हुआ आपने नदी में देखा होगा, तो वहाँ गोल गोल टाइप का बन जाता है और नीचे की तरफ पानी जा रहा होता है। इसी तरह का हम वहाँ पे एक सेटअप तैयार करते हैं, और सेटअप में मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिस पार्ट को हमें ट्रीट करना होता है, उस पार्ट को हम क्या करते हैं, बार बार मतलब वहां डुबो के रखते हैं, बस 2 मिनट के लिए, फिर बाहर निकालते हैं, राइट। अब हम जाएंगे कंट्रास्ट बात के लिए। कंट्रास्ट बात में क्या करते हैं, 2:1 के रेशियो में हम लोग ये करते हैं कि पानी, ठंडे पानी और गर्म पानी दो का यूज करते हैं। ठंडे पानी में डुबोना होता है पहले, अच्छा, फिर उसके बाद में गर्म पानी में डुबोना होता है, इससे क्वेश्चन आता है। तो आप ये बात याद रखें कि जब भी कंट्रास्ट बात का यूज किया जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, कोल्ड का यूज करेंगे, कोल्ड वाटर का, देन यू विल गो फॉर हॉट वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको याद है, ठीक, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी डिस्टेंस तय की जाएगी, ये बात जो है वो किस पे डिपेंड करती है, ये बात डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी पे। क्यों, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप टोटल वेलोसिटी की अगर बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी आप निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आ रही है आपको, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज वेलोसिटी, अब ये आप देखिए सिर्फ फाइनल वेलोसिटी पे हम कैसे मतलब निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना। सिर्फ एक्सीलरेशन से कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्सीलरेशन हमें नहीं पता ना पहले में कितना था, बाद में कितना बड़ा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन बेसिकली होता क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। मतलब कुल मिला के एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक मोटरसाइकिल घर से स्टार्ट की और स्टार्ट करने के बाद उसकी वो मतलब स्पीड आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो थ्रू टाइम उसकी स्पीड बढ़ रही है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अब आप बहुत तेजी से जा रहे हैं, आगे से कोई बस आ गई, तो आप क्या करेंगे, आप ब्रेक मारेंगे ना, ब्रेक मारते में क्या होगा,
आपकी स्पीड 60 से डाउन हो गई, फिर 0 आ गई, आपने रोक दी गाड़ी, क्या होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, जैसे आप अपने घर से निकले, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है और आपको जाना है अलीगढ़ टू दिल्ली, ठीक है, और आपने थ्रू आउट बिल्कुल आपको रोड इतना स्मूथ मिला कि आपने कहीं पे भी न गाड़ी को धीमे किया न तेज किया, कांस्टेंट स्पीड से चले गए, ठीक है, बढ़िया। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अब। तो ये आंसर आपका ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग टू टाइम टेबल, अभी टाइम टेबल को कौन इफेक्ट करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, बात सही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल करेंगे, इक्विपमेंट अवेलेबल, हमारे पास कितने इक्विपमेंट हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, अभी देखो एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि क्लाइमेटिक कंडीशन से क्या मतलब है सर, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों इफेक्ट करेगा टाइम टेबल को। अभी आप देखिए कि कोई भी एक्टिविटी गर्मी के टाइम में हमारी जो रेंज ऑफ मोशन होती है, फिजिकल एजुकेशन वाले समझ सकते हैं इसको अच्छी तरह से, ठीक है, जो रेंज ऑफ मोशन हो, रेंज ऑफ मूवमेंट होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हमें क्या है, हम जब ग्राउंड पे बच्चों को लेके जाएंगे उस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा वार्म अप की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, लेकिन अगर आप ठंडियों के टाइम में जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, अच्छे खासे वार्म अप की जरूरत है, नहीं तो बच्चों को फिर क्रैम्प वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, मसल स्ट्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है उनको, राइट। दूसरा ये है कि अब एनवायरनमेंट ये देखना है कि सेफ है कि नहीं है, अनसेफ एनवायरनमेंट में अगर आप खेल रहे हैं तो ये कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखें। अभी आप देखो इंडिया में मोस्ट ऑफ ग्राउंड होते हैं, उनमें क्या है, आप बाहर दौड़ रहे हैं, अंदर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी ने बॉल अच्छी तरह से हिट कर दी, देखा किसी एथलीट को लग गई, समझ रहे हो, तो ये सारे फैक्टर भी क्या करते हैं, टाइम टेबल को इफेक्ट करते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द वेरिंग डिग्री ऑफ रेडीनेस एंड परफॉर्म फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअली, राइट। क्वेश्चन को ठीक तरह से आप समझिए, डिग्री ऑफ रेडीनेस की बात हो रही है, क्या हो रही है, डिग्री ऑफ रेडीनेस, ठीक, ना तो एंजाइटी इसमें आंसर होगा, एग्रेशन आंसर तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जो आप में हो सकता है, वो कंफ्यूजन हो सकता है किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। कंसंट्रेशन होता क्या है कि हम सारी चीजों से विमुक्त होकर अलग एक चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है, सिंगल पॉइंटेड थॉट को क्या बोलते हैं हम, कंसंट्रेशन, यही होता है। अब अराउजल में क्या करते हैं कि हमें कोई स्टिमुलस मिल रहा है या पर्टिकुलर एक्टिविटी हमारी है, किसी भी चीज को लेके हम मतलब अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हम एक्टिवेट करते हैं कौन से सिस्टम को, ARAS सिस्टम, ये फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले। तो इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, ठीक है, हम जो हमारा साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट करते हैं किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए। इसमें किसका यूज होता है, इसमें हम कोऑर्डिनेटिव रूप से यूज करते हैं, किसका, फिजिक का और अपनी इंटेलिजेंस का, ठीक है, बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा, अराउजल। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट। अभी देखिए क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट की आप बात करेंगे तो हम उसमें वैलिडिटी की बात करते हैं, हम उसमें रिलायबिलिटी की बात करते हैं, हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिविटी की इतनी ज्यादा अहमियत यहाँ पे नहीं होती, हालांकि सब्जेक्टिविटी गलत आंसर नहीं है। अभी इसमें एक और आंसर अगर मैं जोड़ दूं, ऑल ऑफ द एबव, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑल ऑफ द एबव सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिग्री ऑफ करेक्टनेस की बात करूं, डिग्री ऑफ नेसेसिटी की बात करूं इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग योगा इज रिलेटेड टू प्योरिटी, प्योरिटी की जहां भी बात होगी तुरंत झट से हता योगा की बात आ जाएगी, ठीक है, सी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट 1943 में शुरू हुआ था और ये किसने दिया था, ब्रोहा ने, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। द एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम पेरी डी कॉबर्टन साहब जो है वो कहाँ से थे, तो ये फ्रांस के थे, ठीक है, बढ़िया। ये कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि इसको एक्सप्लेन किया जाए। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ